मत दो अभी, बस कंटिन्यू करो। Good morning. Good morning, everyone. Am I audible? और एडगर क्या है? ओके, छवि भी आगे जी, साक्षी, जयती, सक्षम, राइट। आ जाओ भाई, आ जाओ, फटाफट आ जाओ आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, अभी सभी लोग तो आए नहीं, तब तक आप लोग कुछ अगर बातचीत करना चाहते हो तो बोलो। कल कोई क्वेश्चन दिया था मैंने क्या? 2 क्वेश्चन दिए थे ना? एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको तब तक आप लोग सॉल्व करते रहो। हम लोगों ने क्रैमर्स रूल किया था। क्रैमर्स रूल में कोई डाउट तो नहीं किसी को?
तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर आपको डाउट है तो प्लीज आंसर इन यस और नो। डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग क्रैमर्स रूल? ओके, सो 90% बच्चों ने बोला नो, 10% का आंसर है यस। अब जिसका जिसका आंसर यस है, 9% का आंसर यस है, 91% का आंसर नो है। जिसका जिसका आंसर यस है प्लीज स्पेसिफिकली अपने आप को मेंशन करो चैट बॉक्स में लिख करके। जिसका भी आंसर है कि डाउट है वो प्लीज लेट मी नो। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की कि क्रैमर्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी है या डाउट है। डाउट है तो आप यस करेंगे, नो, और नहीं डाउट है तो नो करेंगे। क्वेश्चन तो अभी ज्यादा किए नहीं थे, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन किए थे, है ना? तो क्वेश्चन तो अभी करेंगे, आज ही करेंगे। चलो, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट में डाउट है, ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज द रिजल्ट। दमन ने बोला कि उसने क्लास का वो पार्ट अटेंड नहीं किया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर से, बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। वैसे मैंने लेक्चर्स डाल दिए थे इसीलिए कि सो दैट अगर किसी ने कोई पार्ट अगर मिस किया हो तो वो एक बार फिर रिव्यू कर ले। तो यही हम लोगों ने किया था कि अगर मान लो कोई ऐसा इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 है, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z d3 है। तो यहां से हमने 3 डिटर्मिनेंट डिफाइन किए थे। एक तो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डिफाइन किया था ना, याद है? डेल्टा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 एंड c3। फिर इसी डेल्टा में जो x के कोएफिशिएंट की रो है उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया इससे d1 d2 d3 से, तो एक डेल्टा 1 बन गया। क्या बन गया? d1 d2 d3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। और अगर y के कोएफिशिएंट, y वाले कॉलम को, ये वाले कॉलम को अगर d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया तो डेल्टा 2 बन गया। a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा d1 d2 d3, और थर्ड कॉलम में रहेगा c1 c2 c3 एज इट इज। एंड लास्टली डेल्टा 3 भी डिफाइन किया था कि अगर थर्ड कॉलम दैट इज कॉलम ऑफ z को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दो और रिमेनिंग कॉलम को डेल्टा, ये सारा रिप्लेसमेंट डेल्टा में हो रहा है, तो b1 b2 b3 एज इट इज रहेगा, c1 a1 a2 a3 एज इट इज रहेगा। तो ये 4 डिटर्मिनेंट डिफाइन किए गए, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। फिर हमने प्रूव किया था कि जो डेल्टा 1 है ये है x इंटू डेल्टा, और डेल्टा 2 जो होता है ये y इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 होता है z इंटू डेल्टा। ठीक है। और फिर इसके बाद भी हमने एक और बात प्रूव करी थी कि इसी ये जो रिलेशन आया
इसी रिलेशन की वजह से कंसिस्टेंसी का क्राइटेरियन पूरा डिस्कस किया था कि ऐसे, मैं सारी बातें लगभग रिकॉल कर रहा हूं कि डेल्टा और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के बेसिस पे अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो रिलेशन आपको पता ही है कि डेल्टा 1 था x इंटू डेल्टा, और डेल्टा 2 था y इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 था z इंटू डेल्टा। तो ये तीनों इक्वेशन में से अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो यू कैन डिवाइड द इक्वेशन बाय डेल्टा एंड x की वैल्यू आ जाएगी। वी गेट x एज डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y एज डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z एज डेल्टा 3 बाय डेल्टा। और इससे हम क्लेम करेंगे यूनिक सेट ऑफ वैल्यू मिली ना एक्स वाई जेड की, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। और सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब था कि सेट ऑफ सॉल्यूशन कम से कम एक होने चाहिए। द इक्वेशन सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। दैट इज इट। फिर मैंने बोला था कि व्हाट इफ ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, कब है? जब डेल्टा कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट नॉन जीरो था। फिर हमने बोला कि व्हाट इफ कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट जीरो, अगर डेल्टा जीरो है तो मैंने बोला उस केस में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि डेल्टा जीरो होने का मतलब क्या है? अगर डेल्टा जीरो हो गया तो ये तीनों जीरो हो गए, तो आरएचएस जीरो हो गया तीनों इक्वेशन का। तो एलएचएस नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलएचएस नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो इक्वल टू जीरो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने बोला इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 is non-zero, then no solution। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेके दिखा रहा हूं मैं। मान लो डेल्टा 1 नॉन जीरो है, तो आपने लिखा डेल्टा 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा विच इज जीरो। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, तो इम्पॉसिबिलिटी है, एक्स की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो सेट ऑफ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों जीरो हो गए, और डेल्टा तो ऑलरेडी जीरो था, तो चारों जीरो हो गए, मतलब डेल्टा भी जीरो हो गया और तीनों सब डिटर्मिनेंट भी जीरो हो गए। तो देन अब बताओ, इधर जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू वाई इंटू जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू जेड इंटू जीरो आ गया। अब एक्स वाई जेड पे कोई भी वैल्यू लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। तो आया इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और हमने पढ़ा था कि इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब वन और मोर सॉल्यूशन, ये दोनों केसेस में हम बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी के लिए कम से कम एक सेट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि एक की बजाय अनेक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। रिकॉल हो गया सारा? जो कुछ भी लास्ट क्लास मैंने बताया था वो रिकॉल हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं। फिर इसमें ये भी मैंने बताया था, एक और बात बताई थी कि जब ये तीनों क्या हो जाए? जीरो, D1 भी जीरो हो जाए, D2 भी जीरो हो जाए, D3 भी जीरो हो जाए, अगर ऐसा केस है तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा बेटा, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ेगा कि जो तीन सब डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किए थे ना, डेल्टा वन का ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। डेल्टा 2 में ये मिडिल कॉलम जीरो हो जाएगा, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम जीरो हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो हमेशा जीरो हो जाएंगे। तो जो ये केस है ना, कंसिस्टेंसी के क्राइटेरियन में जो ये केस है, ये हो जाएगा नल एंड वाइड, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तब दो ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, एक पॉसिबिलिटी ये रह जाएगी और एक पॉसिबिलिटी ये रह जाएगी। सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी रहेगी। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं?
कौन से केस की बात कर रहा हूं मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला पॉसिबिलिटी, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो इस सिस्टम में यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जिसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन तो है, इसका नेम होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब विजिबल। और अगर डेल्टा जीरो हो गया तो इस केस को इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन में आ जाएगा, इनफिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इनफिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब यहां कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉन ट्रिवियल मैं बोल रहा हूं तो जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं, जीरो 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 तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आरएचएस में जीरो 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 है तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो तो हमेशा सोल्यूशन होगा, हमेशा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड भी सेटिस्फाई करेंगी। दैट इज इट। तो दिस वाज द एंटायर कंसेप्चुअल डिस्कशन लास्ट में जो मैंने किया था। तो मैंने एक बार रिफ्रेश किया सो दैट यू कैन वर्क आउट द प्रॉब्लम मोर इफिशिएंटली, राइट? तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया? शो दैट दिस इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों का हो गया है? जिसका जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट लेट मी नो। इलस्ट्रेशन 2 जो लोग सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट लेट मी नो। ओके, ठीक है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वेरी गुड। मोर देन 50% लोग सॉल्व कर चुके हैं, 50% लोग सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज गुड। ठीक है, कैरी ऑन करो करो, मैं साथ में, मेरे साथ में वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो बेटा, बात वही है कि हमें क्रैमर्स रूल ही इस्तेमाल करना है। तो आपने सबसे पहले तो डेल्टा लिखा होगा, है ना? तो मैं यहां लिखते जा रहा हूं डेल्टा। पहले डेल्टा लिखा। डेल्टा क्या है? तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट पहले देखना चाहिए कि तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आया 1 1 1 एंड 1 2 3 एंड 1 4 7, ये डेल्टा आ गया। अब इसी डेल्टा में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस करते हैं। क्या रिप्लेस करते हैं? ये d1 d2 d3, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया तो डेल्टा 1 मिलेगा, राइट? तो डेल्टा 1 भी लिख दिया मैंने। क्या आया डेल्टा 1? तो डेल्टा 1 आया 6 14 एंड 50 एंड 1 2 4 सेकेंड कॉलम, 1 3 7 थर्ड कॉलम। फिर इसी तरह से हमने डेल्टा 2 लिया। डेल्टा 2 क्या है वो भी लिख दिया मैंने। क्या आया? पहला कॉलम एज इट इज 1 1 1, सेकेंड कॉलम एज इट इज 1, सेकेंड कॉलम में आप 6 14 50 लिखेंगे, 6 14 50। थर्ड कॉलम जो है वो वही रहेगा 1 3 7। ऐसे ही डेल्टा 3 भी लिख दिया मैंने, डेल्टा 3 भी लिख दिया। तो डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आई? 1 1 1 1 2 4 एंड 6 14 एंड 50। अब ये तीनों डिटर्मिनेंट लिखने से नहीं होगा, तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चाहिए। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा यार, 30 है? ओहो, एक्चुअली मेरा स्पेक्स जो है ना वो है नहीं, तो जब मैं बैठ जाता हूँ तो ठीक से दिख नहीं रहा है। अब जैसे मैं खड़ा हो गया ना तो अब दिख रहा है स्क्रीन पे ठीक से। एनीवे कोई बात नहीं। तो 30 है, तो प्लीज मेक द करेक्शन। 30 इन प्लेस ऑफ 50 इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक है जी। अब बताओ वैल्यूज निकाली? 30, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। अब वैल्यू निकालो। अब वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो बना दो। तो मैं एक एक पर ट्राई कर रहा हूँ ना।
अरे ऐसे वैल्यू 0 है साक्षी, किसकी वैल्यू 0 है? तो यहां पर अगर मैं 2 0 बना दूं तो R2 माइनस R1 कर दूं, 1 1 1 रन दूं, इसको लिख दूं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और R3 माइनस 1 करूं तो 0 एंड 3 एंड 6। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6 माइनस 6 0, तो डेल्टा 0 आ गया हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा के डेल्टा 0 लिख दिया, दिस वन इज 0। डेल्टा 1, हाँ ठीक है, डेल्टा वन में भी 2 0 है, तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो क्या करोगे? तो इस रो की हेल्प से मैं दोनों रो को रिड्यूस, रिप्लेस बाय C1 माइनस 6 C2, तो 0 2 6 1 2 4, एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2, तो 0 1 3, और इवेलुएट किया तो ये भी 6 माइनस 6 0 आ गया, तो ये भी 0 आ गया, लो जी ये भी 0 आ गया, और ये तो 0 था ही, तो ये दोनों 0 आ गए। अच्छी बात है। ऐसे ही डेल्टा 3 और डेल्टा 2 भी निकाल लिया आपने सबने? डेल्टा सारे 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, ऐसे इसको भी 0 कर लिया। अब बेसिकली हमें क्या मिला? अब ये नहीं कि इनफिनिटी मनी सॉल्यूशन प्रूव करना था तो आपने बोल दिया हाँ सब 0 है, आपको करके देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा प्रॉपर्ली वर्कआउट करके। एनीवे तो हमने देखा कि डेल्टा विच इज इक्वल टू डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू डेल्टा 3 एंड ऑल आर 0। देयरफॉर x x इंटू डेल्टा क्या था? डेल्टा 1 हुआ करता था। y इंटू डेल्टा डेल्टा 2 था, एंड z इंटू डेल्टा क्या था? डेल्टा 3 था। तो भाई ये सारे 0 है और ये भी 0 है, तो एक्स वाई जेड डिजायरेबली वैल्यू ले सकता है। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, infinitely many solution, so system is consistent। अब यहां तक तो हर बच्चा कर जाता है। इसके बाद एक छोटी सी बात मैंने पूछी थी, वो किसने किया? वो मैं, फाइंड देम। ये जो फाइंड देम है, सॉल्यूशंस लिखना, ये कितने लोगों ने किया? वो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, क्या पोल है? ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड पोल है कि क्या आपने ये क्वेश्चन किया? Have you solved the question? And उसके सॉल्यूशंस को आपने एक्सप्रेस कर दिया, फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन है। या अगर आपको इसमें डाउट है इसका लिखने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हो। कि this question is basically to know whether you have written the solution set or not. Okay, so most of you हैं स्टेटिस्टिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। 60% बोल रहे हैं कि नहीं लिखा, 10% बच्चों ने बोला लिखा, तो चलो अच्छी बात है। मैं उसके इसका मतलब इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। बट अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने लिखा? चैट बॉक्स में बताइए किसने लिखा। एडगर ने फाउंड किया एंड यू हैव रिटन द सॉल्यूशन सेट, वेल डन, वेल डन।
हर्षवर्धन ने बोला कि ठीक है, आपने लिखा। गुड गुड बेटा, गुड। तो जिसने नहीं लिखा, सॉल्यूशन सेट लिखने में प्रॉब्लम हो रही, वैसे भी एक बार को लगता है कि इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन है तो लिखेंगे कैसे सारे सॉल्यूशन को। तो उसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप ये जो दो इक्वेशन है बेटा ना, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को यूज करो, कोई भी दो इक्वेशन को यूज करो, या कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो। मैं तो ये बोलूंगा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया फर्स्ट दो इक्वेशन है, ठीक है। और फर्स्ट दो इक्वेशन में मैंने z की वैल्यू लेट z इज इक्वल टू k। तो फर्स्ट दो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, ऐसा हो गया। अब आप इन दो इक्वेशंस को में से एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 क्या होता है 8 और माइनस 2k, y आ गया। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो x क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया तो x क्या है, x आया 6 माइनस k माइनस y क्या था 8 माइनस 2k। तो क्या आया, 6 माइनस 8 इज माइनस 2 एंड प्लस k, तो k माइनस 2। तो हमारे पास आया कि x k माइनस 2 कॉमा 8 minus 2k comma k for all k belonging to real is the complete set of solution, complete set of solution। ये आ गया आपका सेट ऑफ सॉल्यूशन लिखने का तरीका। हाँ कुनिक, आपने क्या बोला बेटा? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जल्दबाजी नहीं। जब आप कोई कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो ना, तो उस समय जस्ट एकदम बिल्कुल पेशेंट रहो और अपनी बात को बोलो। चलो कुनिक, मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ क्या इशू है। कुनिक, अरे यार तुम लोग बोला करो इसीलिए मैंने तुमको अनम्यूट किया था कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। अच्छा, क्लियर हो गया? अभी तो मैंने लिखा तो क्लियर हो गया। हिट एंड ट्रायल से सोल्यूशन फाइंड करना अच्छी बात है। आप वाई जेड की एक वैल्यू दे दो, 1 दे दो, अब उस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करो, वो भी एक तरीका है। बट मैंने बोला कि 1 या 2 रैंडम वैल्यू लेने के बजाय एक जनरल वैल्यू लेके चलना चाहिए, जैसे मैंने करके दिखाया, तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान दो कि जरूरी नहीं है कि मैं जेड इक्वल टू के लेके ही चलूं। आप x इक्वल टू के लेके चलेंगे तो भी एक सेट ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। y इक्वल टू के लेके चलेंगे तो भी हो जाएगा। मुझे z इक्वल टू के लेने में थोड़ा आसान दिखा, इसलिए मैंने ऐसा किया। किसी से भी हो जाएगा। तो थिंक सभी को क्लियर है? ओके जी।
अब यहाँ देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t फॉर विच this homogeneous system of equation has non trivial solution। जीरो solution जो होता है उसको हम trivial solution बोलते हैं, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल solution। तो मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो ही केस होता है, अगर डेल्टा जीरो है, नॉन जीरो है, इफ देन x भी जीरो आ जाएगा, डेल्टा वन बाई डेल्टा जीरो, क्योंकि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तो अनडाउटेडली जीरो है, और y भी जीरो आ जाएगा और z भी जीरो आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होने पे यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, मींस ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा जब डेल्टा नॉन जीरो ना हो, मतलब डेल्टा क्या हो, जीरो हो। तो डेल्टा जीरो करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा जीरो करना है, तो हमने फटाफट डेल्टा लिखा और उसको इक्वल टू जीरो करके टी की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा आया तुम्हारा t माइनस वन, 3t प्लस वन एंड 2t, t माइनस वन, 4t माइनस टू एंड t प्लस थ्री एंड 2, 3t प्लस वन एंड 3t माइनस थ्री। अब इसके बाद इसको कैसे दिस इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके t की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपने सोचना है, बताना है मुझे। तो ऑब्वियसली इसमें एक डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने की बात हो रही है और ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ बातें ऑब्जर्व करो अगर, तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अगर मैं लिखूं R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, तो इससे कुछ एक सिंप्लीफिकेशन तो दिख रहा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, t माइनस वन, 3t प्लस वन एंड 2t एज इट इज रहने दो, यहां पर आ जाएगा जीरो, यहां आ जाएगा 4t माइनस 3t, तो t माइनस थ्री हो जाएगा, ये t माइनस थ्री, और यहां आ जाएगा 3 माइनस टी, 3 माइनस टी। एग्जैक्टली इसी तरह से R3 गोज R3 माइनस R1 करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी, और यहां से यहां आ गया जीरो, और यहां आ गया t माइनस थ्री। अब मैंने एक ऑब्जर्वेशन यहां देखा कि जो कॉलम वन है यहां से हम t माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, और इसी तरह से जो कॉलम रो टू है ना, रो टू, वहां से हम t माइनस थ्री कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये लिख देंगे, टेकिंग t माइनस वन and t minus 3 factors out of column 1 and row 3 respectively, what do I get after doing this? तो ये फैक्टर्स को जब आप कॉमन ले लोगे ना, तो कॉमन लेने के बाद जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी कि ये आपका रिड्यूस होके ऐसा बन जाएगा, एक बाहर तो आ जाएगा t माइनस वन इंटू टी माइनस थ्री, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट में रहेगा था, क्या बोला था,
अच्छा 3 1 एलिमेंट R3 माइनस R1 किया था मैंने, तो 3 माइनस, अच्छा 3 माइनस टी आया था, ओके। और तो चेक कर लो, ये तो सही है, ये भी सही है, t माइनस 3, ठीक है। और सेकेंड रो 0 ठीक है, t माइनस 3 ठीक है, और 3 माइनस टी ठीक है, ओके ओके ओके। तो दोनों से t माइनस 3 ही कॉमन आएगा, ओके ओके ओके। तो फर्स्ट रो से यहाँ पर कॉलम 2, रो 2 एंड रो 3 करना पड़ेगा आपको। रो 2 एंड रो 3 दोनों से t माइनस 3 ही कॉमन लेंगे हम। तो इससे जो आपके पास रिजल्ट आया वो t माइनस 3 का स्क्वायर आया, चेक कर लेना भाई। और यहाँ बच गया फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी t माइनस 1, 3t प्लस 1 एंड 2t। सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं वो हो गए 0, t माइनस 3 गया था तो 1 एंड माइनस 1। थर्ड रो का एलिमेंट हो गया माइनस 1, 0, 1। ठीक है। अभी अगर आप इसके अलावा भी अगर थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर C2 रिप्लेस बाय C2 प्लस C3। तो ये ऐसा आ जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा पहला कॉलम एज इट इज t माइनस 1, 0, माइनस 1, दूसरा कॉलम एज इट इज 3t प्लस 1 एंड 1, 0, एंड तीसरा कॉलम में आ जाएगा t माइनस 5t प्लस 1, 5t प्लस 1 एंड 0 एंड 1। अब इसके बाद में आप इस सेकेंड रो से एक्सपांड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। क्या आया बोलो? तो आया 0 इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट टाइम्स, ये माइनस प्लस माइनस है तो प्लस क्या आएगा, t माइनस 1 एंड प्लस 5t प्लस 1। तो बेसिकली आ गया t माइनस 3 स्क्वायर इंटू 60। तो t की वैल्यू आई 0, 3 एंड 3। प्लीज हैव अ चेक, अगर आंसर में कहीं पर दिक्कत है। एडगर तुम्हारा आंसर क्या आया था? 3, 1, 1/3 एंड माइनस 1/5। नो नो नो, इट इज नॉट अ बाई क्वाड्रेटिक। तो 4 आंसर कैसे आ गया भाई? चलो कितने लोगों को समझ में आ गया ये मुझे बताओ। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने समझाया? अब इसमें वर्कआउट करने का क्या है पूरन? ओके ओके। तो ऑलमोस्ट 92% लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आ गया, मैं बताओ कौन से इश्यू किस पॉइंट पे है। अनीश ने बोला लास्ट स्टेप में सेकंड कॉलम रिप्लेस करा है या थर्ड। अच्छा वो यार मैं तो सोच रहा था कि ये सब तो आप मेक आउट कर लोगे। थर्ड कॉलम, थर्ड यहां पर मैंने लिखा C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C3 प्लस C2, ये किया था लास्ट स्टेप में।
सेकेंड कॉलम देख लो, वही है 3t + 1 1 0, फर्स्ट कॉलम भी वही है। ठीक है ठीक है, एनीवे तो ये इक्वेशन भी समझ में आ गया। इलस्ट्रेशन 3 क्लियर है। 0 एंड 3 सोल्यूशन है, मतलब है कि 3 रिपीटेड सोल्यूशन है और 0 सिंगल सोल्यूशन है। 3 सोल्यूशन है लेकिन 2 रूट रिपीटेड है इस केस के लिए। अब आते हैं जी मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन will again go back to the same set of equation. Still we are given the same system of 3 linear equations। आपको याद ही होगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equals d3। मैंने बताया था कि हम इसको 3 इक्वेशन 3 अननोन का जो एक सेट है, इसको हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद आया आपको? लेफ्ट हैंड साइड की पूरी क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स बना दो, आरएचएस की क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स बना दो, तो एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया। ये अब इक्वालिटी ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक है, देख रहे हो? तो लेफ्ट हैंड साइड एक 3/1 मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड भी एक 3/1 मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है। जब आपको पता है कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी का रूल होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स फर्स्ट एलिमेंट, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह से आपका जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और इसी तरह से थर्ड एलिमेंट इक्वल टू थर्ड एलिमेंट होगा तो तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन है। तो वन मैट्रिक्स इक्वेशन कैन बी इक्वल टू एनी सेट ऑफ एनी नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो यही एडवांटेज है मैट्रिक्स में और अलजेब्रा में कि अलजेब्राइकली हम इक्वेशंस में नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन की बात करते हैं, बट मैट्रिक्स मेथड में हमारे लिए वो एक सिंगल इक्वेशन हो जाता है। अब सिंगल इक्वेशन होने का मतलब है कि सिंगल एक चीज पे टारगेट करना है। अब अगला स्टेप होता था कि इस लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में ब्रेक करना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक 3/3 का मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 3/3 है तो अगला वाला 3/1 होगा, तभी जाके प्रोडक्ट 3/1 आएगा, है ना? तो दूसरा होगा तुम्हारा 3/1 का मैट्रिक्स कौन सा? x y z। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स वही रहेगा d1 d2 d3। इट इज कॉल्ड अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू x इक्वल टू b। a को बोलते हैं कोइफिशिएंट मैट्रिक्स, x को बोलते हैं अननोन या वेरिएबल मैट्रिक्स। अननोन में क्योंकि अननोन इसी में है ना, ये मिल जाएगा तो सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, अननोन मैट्रिक्स। और b को बोलते हैं वैल्यू मैट्रिक्स या कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहां तक बात समझ में आ रही? हाँ, वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अननोन मैट्रिक्स या वेरिएबल मैट्रिक्स एक ही बात है। तो क्लियर है जी? ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी हमारा एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन है और हमारा टास्क क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट है x को फाइंड करना। x को फाइंड करना, x कैसे फाइंड होगा, ये टारगेट अचीव कैसे होगा? क्योंकि मैट्रिक्स x का मिल जाना मतलब उसके तीनों एलिमेंट का मिल जाना, मतलब स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यूज मिल जाएगी। तो अब देखो, हम 3 वेरिएबल के बजाय एक मैट्रिक्स फाइंड करने के बारे में फोकस कर रहे हैं। अब 3 के बजाय यहाँ पर अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 10 इक्वेशन 10 अननोन होता तो भी हम 10 वेरिएबल अलग अलग फाइंड करने के बजाय एक मैट्रिक्स x ही फाइंड करते। तो x के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय
नॉट ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिख दो प्री मल्टीप्लाइंग बाय adjoint of A, adjoint of A. Why I have chosen adjoint A in place of A inverse? Why I preferred adjoint A in place of A inverse? Because A inverse exists conditionally, but adjoint matrix exist universally. कोई भी मैट्रिक्स अगर लेंगे तो उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बट हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट फाइंड किया, कर दिया फाइंड। अब क्या करो, तो बोल रहे हैं अब आप एडजॉइंट से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए प्रोडक्ट बी। अब आप देखो एडजॉइंट ए और बी, एडजॉइंट ए और बी राइट साइड में है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, लेफ्ट में तीन मैट्रिसेस हैं, बट एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि हम एडजॉइंट ए और ए को एसोसिएट कर सकते हैं, और इस एसोसिएशन में एडजॉइंट ए प्रोडक्ट ए क्या होगा, तो आपको पता है प्रॉपर्टी से कि एडजॉइंट ए इंटू ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जल्दी बोलो क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा determinant of A multiplied by I into X is equal to adjoint of A product B. But you know that I into anything is, I into any matrix is same matrix, तो I into X is X, तो आ गया determinant A into matrix X is equal to adjoint A into B. Is that clear? तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्या, किसी मैट्रिक्स X में अगर डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई करते हो, तो वो डिटर्मिनेंट A क्या है, एक नंबर है, तो वो नंबर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x स्मॉल x इंटू डेल्टा, स्मॉल y इंटू डेल्टा, स्मॉल z इंटू डेल्टा, और एडजॉइन A इंटू B करेंगे तो वहां से भी एक 3/1 का मैट्रिक्स मिलेगा, तो वहां से सारी वैल्यूज नोन हो जाएंगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जिसको जिसको बात समझ में आ गई लेट मी नो। वैसे मैं एक बार सारी बातों को फिर से रिव्यू कर रहा हूं कि हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं, ए ये है, एक्स ये है, बी ये है, फिर हमने बोला कि प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बोथ साइड, तो ये आया, फिर यहां से हम यहां पहुंच गए, राइट। अब इस स्टेप के बाद, ठीक है, मैं एक बार फिर से ओपिनियन अभी ले लूंगा, डोंट वरी। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इज एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि अगर डेल्टा डिटर्मिनेंट ए 0 है तो x हो जाएगा एडजॉइंट a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट a, और एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a होता है a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो समझ में आ गया ना क्या करना है? हाँ, मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट, तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ए से, तो x मैट्रिक्स आ जाएगा एडजॉइन ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a टाइम्स b, विच इज नथिंग बट a इनवर्स b, जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे। बट अगर डिटर्मिनेंट a 0 है, अगर ये दूसरा केस अगर हो गया, तो उस केस में हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में ट्रबल क्या होगा, तो ट्रबल होगा कि 0 इंटू एक्स हो गया ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो गया, है ना। 0 डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए इंटू बी, समझो।
अब बेटा जीरो, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो होती है। तो उस केस में अगर एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा, और अगर ये नॉन नल मैट्रिक्स है तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि एक नल मैट्रिक्स किसी नॉन नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैंने एक तरह से बता दिया कि यहां से भी वही कंसिस्टेंसी की क्राइटेरियन डिस्कस हो जाएंगी, बट पहले एक क्वेश्चन करो। तो वर्कआउट दिस क्वेश्चन। जिसको क्लियर है क्वेश्चन करते रहो, जिसको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार मैं ओपिनियन ले लेता हूं आप सबकी, जिसको डाउट है कॉन्सेप्ट में, मैट्रिक्स मेथड का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर उस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो। Just let me know if any one of you have doubt regarding the concept matrix method of solving linear equations. If you have doubt, say no. If you are clear, say yes. बेटा अगर आप बताओगे नहीं तो I won't be able to help you. तो 6 बच्चों ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ने बोला है, 31 ने बोला है। बेटा केस डिस्कस मैं बाद में करूंगा, अब मैं कंसिस्टेंसी डिस्कस नहीं करी है इस केस की। मैंने सिर्फ बोला कि अगर जो मैंने मेथड बताया वो समझ में आ गया कि नहीं, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा अनीश। हाँ, कंसिस्टेंसी पे अभी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो इस क्वेश्चन को करने में हमें सिर्फ मैट्रिक्स, देखो ये जो प्रोसीजर था वो अल्टीमेटली क्या था, इनवर्स मैट्रिक्स यूज हुआ ना एंड में जाकर के, तो इसीलिए इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी बोलते हैं। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है कि पहले इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखो, राइट। तो मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब ax इक्वल टू बी के फॉर्म में ले जाओ। तो आपने ऐसा लिख दिया, पहले तो a लिखा, कोइफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 3, ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, 4 -5 1 एंड 1 -2 1। ये हो गया a। x आपको पता ही है, x y z ही रहेगा।
और जो बी मैट्रिक्स है वो आपको पता है 12 -9 और 0 है। अब इसके बाद में हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? तो पहले सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखो। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट a, दिस इज ax इक्वल टू b बेटा, a इंटू एक्स इक्वल टू b। तो डिटर्मिनेंट a बताओ क्या है? तो चाहे आप 2 जीरो बना करके बता दो या कैसे भी बता दो, बताओ, डायरेक्टली इवेलुएट कर लो। क्या है? सिंपल है, 1 इंटू -5 + 2, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4 - 1 3 एंड प्लस 3 इंटू -8 + 5 -3। तो आंसर आ गया तुम्हारा -9। यही है सबका? ठीक है, गुड। अच्छा, डेल्टा आ गया, नॉन जीरो आ गया, है ना? नॉन जीरो होने का मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन जो होगा, मतलब एक सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो 0 0 0 तो हो नहीं सकता, तो वो नॉन ट्रिवियल होगा, यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो डेल्टा ए नॉन जीरो का मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो हमारा एक्स क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू ए एक्स विल बी बी। तो आई इंटू एक्स विल बी बी, सॉरी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू बी, तो हमारा एक्स आ गया, एक्स आ गया ए इनवर्स इंटू बी। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए अब बोलो? कि ये तो अब अंडरस्टूड है, समझ गए आप। तो हमें ये चाहिए, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या? एडजॉइंट ए, x मतलब तो अब पूरा ही मैं मैट्रिक्स ही लिख रहा हूं। x मतलब है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? 1/-9 टाइम्स एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए लिखना है हमें, और b तो आपको पता ही है, b क्या है? तो b राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 12 -9 0। अब एडजॉइन ए लिखने के लिए तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या? फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का कोफैक्टर सेकंड कॉलम में, थर्ड रो का कोफैक्टर थर्ड कॉलम में। तो C11 इज -5 + 2 -3। C12 इज 1 - 4 इज -3, तो -3। C13 is -8 + 5 -3। अब C21 सेकेंड रो के कोफैक्टर ले रहे हैं। C21 -1 + 6, रादर -1 + 6 क्या गया? 5 का नेगेटिव -5। और ऐसे भी देखो, जब मैं ऑड वाला कोफैक्टर निकालता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो। ऑड वाले कोफैक्टर में मैं उल्टा कर देता हूं, ऑफ डायगोनल माइनस प्रिंसिपल डायगोनल कर दो सीधे, तो माइनस लगाना की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो -6 + 1 -5। ऐसे ही C22 एलिमेंट का कोफैक्टर, तो 22 एलिमेंट का कोफैक्टर है 1 - 3 -2, एंड 23 एलिमेंट का कोफैक्टर है 32 पोजीशन पे, 23 एलिमेंट कोफैक्टर है -1 + 2 1। ऐसे थर्ड रो के कोफैक्टर निकाल लो। -1 + 15 14, 12 - 1 11,
-5 + 4 is -1. Finally, if you multiply, तो आएगा -1/9 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -36 + 45, तो आ गया 9। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा -36 + 18, तो इट इज -18। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -36 -9 -45, and if you divide by -1/9, it turn out to be -1 and 2 and 3 5 -1 2 5। तो यहां से हमारा आया x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5। अच्छा देखो, जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ना, उसको आप हमेशा काउंटर चेक करने के लिए अवेलेबल है, पुट कर दोगे, सेटिस्फाई कर लो, होगा तो होगा, नहीं होगा मतलब गलती हुई है। तो गलती इसमें क्या होगी जी? एडिशन सब्ट्रैक्शन की छोटी छोटी लापरवाही वाली मिस्टेक्स होंगी, वो केयरलेस एरर को ही अवॉइड करना है। क्या होता क्या है कि केयरलेस एरर नहीं हुई तो एक गो में एक स्ट्रोक में आंसर आ जाएगा, है ना। हो गई तो पूरा प्रोसीजर को फिर से रीचेक करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि बेशक थोड़ा स्लो करो, लेकिन एरर फ्री करो, नहीं तो फिर जितना टाइम आप बचाने की कोशिश करेंगे, उसका डबल आपका क्रॉस चेक में हो जाएगा खर्च, और हो सकता है उसके बाद भी आंसर ना आए, फ्रस्ट्रेशन हो। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आ गया। मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज हो रहा है समझ में आ गया। तो एक जगह लिख दो, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में क्रैमर्स रूल में हमने क्या किया था? हमने 4 डिटर्मिनेंट डिफाइन किए थे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। मैट्रिक्स मेथड में हमने 3 बातें डिफाइन करी, 3 मैट्रिसेस डिफाइन किए, रादर 2 मैट्रिसेस की बात करी। वैसे तो ए एक मैट्रिक्स लिया, एक बी लिया और एक एक्स लिया, है ना। बट फाइनली हमें एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया, बी दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास में है। तो हमने, हमारा इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन जरा बताओ? इक्वेशन था x इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ a टाइम्स b। यही था ना हमारा इक्वेशन? क्यों जी, यही था ना? यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है, देन ओनली आई कैन मूव अहेड। ये स्टेप तक अगर बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ, सबको समझ में आ रही बात ये स्टेप तक? ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, सोचने वाली बात क्या, अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि डिटर्मिनेंट ए ही डिसाइसिव होगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डिसाइड करेगी कि रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो डिटर्मिनेंट ए के बारे में दो ही बात हो सकती है, या तो नॉन जीरो होगा या तो जीरो होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो है, तब क्या होगा? नॉन जीरो है तब क्या होगा? तो मैंने पहला केस लिया, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है भाई, तो इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू बी, दैट इज a इनवर्स इंटू b। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमेशा एक यूनिक मैट्रिक्स होता है। इट इज राइट हैंड साइड इज यूनिक मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि x y z, ये था लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में एक कुछ अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां से आ जाएगा x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा, z इक्वल टू गामा। इट इज यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट हो गया।
अब दूसरे केस में जाते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, दिस इंप्लाइज determinant A into X is a null matrix, null matrix. अगर ये null matrix है तो यहां से दो सिचुएशन अराइज होगी। पहला कि जो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गया कि LHS जो है एक नल मैट्रिक्स है, तो RHS की तरफ अपनी निगाह डालो। एडज्वाइन A और B का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इफ इट इज नल मैट्रिक्स, तो क्या हुआ? तो हो जाएगा ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स। राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स होगा 0 0 0, एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब वही आ गया ना, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट मेनी, बोलो, infinite many non-trivial solution, infinite many non-trivial solution या infinite many solution। तो सिस्टम फिर से क्या हो गया? कंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, तो यहां तो इन्फिनाइट है, तो ये केस में भी कंसिस्टेंट। तो दो केसेस में कंसिस्टेंट आ गया। तो कंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? तो कंसिस्टेंसी के लिए आप कंडीशन लिखोगे डिटर्मिनेंट ए इज 0 और determinant A if non-zero then adjoint A product B is null। तो अगर डिटर्मिनेंट A 0 है, अगर डिटर्मिनेंट A 0 है और एडजॉइंट A का X B के साथ प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो भी इनफिनाइट सॉल्यूशन होके कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब रह गया दूसरा कि if adjoint A प्रोडक्ट B इज अ नॉन नल मैट्रिक्स, नल नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो a null matrix equal to adjoint A into B, not possible। ये नल है और ये नॉन नल है, तो आ जाएगा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया था जी। एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समझ में आ गया? कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया मैट्रिक्स मेथड से समझ में आ गया तो लेट मी नो। अब भाई देखो, 75-76% लोगों ने बोला समझ में आ गया। अब जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे बताए। कैसे बताओगे? आपकी चॉइस है, आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस यू लेट मी नो कि कहां पर ट्रबल आ रहा है। 30% लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। 88%, अच्छा नहीं, 88% बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। अच्छी बात है जी। तो किसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जिसको नहीं समझ में आया। शिवांश, हाँ बोलो बेटा शिवांश, कहां पर ट्रबल है, क्या नहीं समझ में आया बताओ। नो सर, क्या नो बोलो।
किसको नहीं समझ में आया बताओगे तो यार ना। चलो ठीक है, शिवांश बोल रहे कि मुझे समझ में आ गया। किसको नहीं समझ में आया जस्ट लेट मी नो। मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ जो है कोई भी जेई मेन जे एडवांस हर जगह यही कंसिस्टेंसी ही है जिसपे पूछा जाता है इक्वेशन में। और जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में तो फिर भी मैट्रिक्स की और ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाती हैं, बट जेई मेंस में तो यही पूछते ही हैं। आप पिछले जितने भी इयर्स का एआई ट्रिपल जब होता था तब से लेके अभी तक का जेई मेन का रिकॉर्ड देखोगे तो आप देखोगे कि हर साल एक क्वेश्चन जो है वो इस पर पूछा जाता है। रेयरली किसी ईयर में स्किप किया होगा। एनीवे ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ऐसा मान करके हम लोग आगे चलते हैं। ये था जी एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट। जब डेल्टा ए डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो एक्स ए इनवर्स बी है। एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स हो जाएगा तो ये राइट हैंड साइड नल हो जाएगा, तो यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर ये नॉन नल होगा तो यूनिक नॉन ट्रिवियल होगा। बट होगा हमेशा नॉन नल होगा तो नॉन ट्रिवियल होगा, और नल होगा तो ट्रिवियल होगा, बट होगा यूनिक। तो ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड नल मैट्रिक्स होगा, तो एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट को नल होना पड़ेगा सोल्यूशन होने के लिए। अगर एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो हुआ तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि नल और नॉन नल इक्वल नहीं हो सकते। बट अगर एडज्वाइन ए और बी का प्रोडक्ट नल हो गया तो लेफ्ट भी नल राइट भी नल, तो इनफिनाइट मेनी ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का सेट मिल जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है, तो आप दो कंडीशन बताएंगे, एक ये और एक दिस अलोंग विद दिस, कि डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो है तो एडज्वाइन ए इंटू बी भी जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट्स इट, कंसिस्टेंट होने के लिए। और नॉन कंसिस्टेंट होने के लिए, तो नॉन कंसिस्टेंट का एक ही केस है, डिटर्मिनेंट ए जीरो बट एडज्वाइन ए प्रोडक्ट बी इज नॉन नल मैट्रिक्स। दैट्स इट। तो ये हो गया जी इक्वेशन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। फटाफट क्वेश्चंस करिए। बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करके बता दो, दूसरा होमवर्क, जल्दी क्विक। पहला अभी करके बताओ, दूसरा होमवर्क है, दूसरा नहीं करना, आपको घर पे करना आराम से। ये अभी करके बताओ।
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 8 आ गई सबकी, नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट, तो इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो क्लियर कट आपका जो आएगा एक्स वाई जेड, पहले मैंने जो लिखा था वो पूरा लैंग्वेज लिख के बताया था, अब मैं फटाफट आंसर निकाल रहा हूँ। ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, मतलब है कि 1/8 टाइम्स एडजॉइंट ए इंटू बी। बी है तुम्हारा 10 30 30, मतलब 133 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहां मैं 10 यहां लिख दे रहा हूं। अब इसके बाद एडजॉइंट लिखो। एडजॉइंट लिखने के लिए, हाँ जी, पहले का कोफैक्टर तो 2 ही आया था, 1 2, C11 C12 C12 -1 आया था, 1 आया था। C13 -8 + 5 -3 आया था। C21 इसका कोफैक्टर हमारा आ गया 2 एंड -4 -2 + 2 आ गया। C22 का कोफैक्टर क्या है? अब यहीं पर मिस्टेक भी हो सकती है और यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर भी आंसर कर सकते हैं। 4 + 5 9 आ गया। एंड इसका कोफैक्टर क्या है? -8 -8 -5, अदर 5 + 8 13 आ गया। इसका कोफैक्टर क्या है? 1 -1 0 आ गया। इसका कोफैक्टर क्या है? इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? तो ये ऑड पोजीशन है, तो आप लिखेंगे -2 एंड -2 -4 आ गया। एंड लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया? तो -2 एंड -2 -4 आ गया। एंड देन फाइनली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आ रहा है 4 5/4 टाइम्स, ये प्रोडक्ट दोनों मैट्रिसेस का करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 6 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 28, and third row first column -3 + 39, 36. So finally it turned out to be 10 35 45। एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या यही आंसर आ रहा है या कहीं पर मिस्टेक हुई है? भाई कैलकुलेशन मेरा कौन सा बेटा? 16 गरिमा, 16 28 की जगह 16। एक मिनट एक मिनट, सेकेंड रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 1 9 3 जा 27 + 1। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं 16 है, एक एलिमेंट में मिस कर गया यार। दोनों ही में गड़बड़ हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा 1 + 27 -12, तो 16 आ गया। और यहाँ पर आ गया -3 एंड 39 एंड -12 24 आ गया।
तो यहाँ पे 20 30 आ गया। ये 20 आ गया, ये 30 आ गया। तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 और z इक्वल टू 30 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा कि कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। थोड़ी प्रैक्टिस रखो, 1 2 सम्स 3 सम ऐसे करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की और एडजॉइंट, खास करके एडजॉइंट निकालते समय गलती ना हो, एक ये केयर करना है, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह में प्रोडक्ट में मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो, प्रैक्टिस के लिए है। वैसे आपकी शीट में भी प्रॉब्लम है, बट ये जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लो। एक कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन का, हालांकि इसकी जरूरत मैट्रिक्स में नहीं पड़ेगी, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो वहां थोड़ी जरूरत पड़ती है, और कहीं कहीं पर इसका नीड है जब आप ज्योमेट्री कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको भी एक जगह लिख लो, छोटा सा आर्टिकल है, एलिमिनेशन। इफ वी आर गिवन 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन, मतलब जब एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुका हूं, ज्योमेट्री में भी थोड़ा बहुत कर चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन का सेट दिया हुआ जिसमें इक्वेशन तो 3 है बट अननोन 2 ही है, मतलब अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन इज 1 मोर देन नंबर ऑफ अननोन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशन इज 1 मोर than the number of unknowns, then for instance if I have 3 equation and 2 unknown, then I can always get the value of unknown by solving any 2 equation। तो कोई भी 2 equation को solve करके हम xy की value find कर सकते हैं, and the obtained value of xy must satisfy the third equation। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उससे एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन होती है ये तीनों इक्वेशन की कंसिस्टेंसी, कि अगर ये तीनों इक्वेशन कंसिस्ट, इसका मतलब है कि तीनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, x, y एक होगा, मतलब तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, और उसके लिए कोई 2 का सॉल्व करके जो सोल्यूशन है वो थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने बोला टू फाइंड द xy एलिमिनेंट, अगर मुझे इन तीनों इक्वेशन से xy एलिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसी को कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। तो आप लिख दो टू फाइंड xy एलिमिनेंट दैट इज कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन में दोनों तरह से पूछा जाता है। दी क्या करेंगे आप, वी सॉल्व एनी 2 इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो ऐसा आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2 b1 b2, and delta 2 is equal to a1 a2 and minus c1 minus c2। तो x आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, एंड y आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो एक पॉइंट तो आएगा ना, यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये तीनों लाइन कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट का मतलब है कॉन्करेंट है, 3 लाइंस कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब कॉन्कर, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, तो तीसरी लाइन भी हमारी यहीं से पास करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई की वैल्यू है मस्ट सेटिस्फाई कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 3। तो आएगा क्या, a3 टाइम्स डेल्टा 1 बाई डेल्टा प्लस b3 टाइम्स डेल्टा 2 बाई डेल्टा प्लस c3 टाइम्स डेल्टा 3 बाई डेल्टा, क्या हो जाएगा 0।
ना प्लस, सॉरी डेल्टा 3 नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, C3 प्लस C3 0 हो जाएगा, है ना। अब जरा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा A3 डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या है, A1 B1 A2 B2, नो, -C1 -C2 ऐसे लिखो, -C1 -C2 B1 B2 प्लस B3 टाइम्स, हाँ बोलो, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, तो डेल्टा 2 क्या है, A1 A2 -C1 -C2 प्लस C3 टाइम्स डेल्टा, डेल्टा क्या है, A1 B1 A1 A2 and B1 B2, A1 A2 and B1 B2, A1 A2 and B1 B2, यहां आ गया। अब जरा देखो इक्वल टू 0 आया, ये जो है लिखा हुआ है इसको आप समझो, तो आप इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा देखो, या -7 से ना भी मल्टीप्लाई करो, अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो तो यही आ गया, देखो ऐसा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल्स 0, यही आया, चेक कर लो। अगर थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, अगर आपको थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है तो मैं उसको भी खत्म कर देता हूँ, इसको ऐसे देखो, ऐसे कर दो और माइनस बाहर निकालो, माइनस की वजह से इसका रो इंटरचेंज कर दो, तो ऐसे आ जाएगा B1 B2 C1 C2 एंड B3, तो यहाँ -B3 टाइम्स ऐसा लिख दो, A1 A2 C1 C2 प्लस C3 टाइम्स जो है वैसे रहने दो। तो आपको क्लियर, या दिस मीन्स दिस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर तीन लीनियर इक्वेशन का एक्स वाई एलिमिनेट करके क्या रिलेशन आएगा, तो एक्स वाई इलिमिनांट बोलते हैं इसको, एक्स वाई एलिमिनेंट इज दिस, ठीक है। तो यही बात मैंने इस आर्टिकल में बताई कि सॉल्विंग एनी टू इक्वेशन, इफ यू obtained value, if obtained value are satisfied in the third equation, then we obtain a relation between A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3. This relation is called XY eliminant, and this is also known as the condition for concurrency of these three straight lines, because when this equation, when this condition is satisfied, when this condition is satisfied, ये condition जब meet करेगी तो हम बोलेंगे कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है, या तीनों सेम लाइन है, तीनों सेम ही लाइन है, ये भी हो सकता है, और या दो लाइन सेम है और तीसरी कट कर रही है, तीनों का मतलब सेम होता है, ये तीनों बातों का मीनिंग वही है कि दे आर कॉन्करेंट, एक कॉमन पॉइंट है जहां से तीनों गुजर रही हैं। यहाँ पर ये L1 L2 L3 तीनों सेम लाइन थी, यहाँ पर L1 और L2 सेम लाइन थी और L3 अलग थी, बट एक पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है कम से कम। तो ये कॉन्करेंसी की कंडीशन, लाइन की कॉन्करेंसी की कंडीशन बोलो, या कंसिस्टेंसी या एक्स वाई एलिमिनेंट, एक ही बात है। तो ये सब क्वेश्चन नोट करते जाओ फटाफट। जैसे अब कोई क्वेश्चन इसमें क्या था, बोला फाइंड द एक्स वाई एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयरफॉर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन। तो मैंने फटाफट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी की बात करी इन्होंने, तो मैं कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 लिखूंगा, तो ऐसा लिखूंगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर और -1 -c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बिकॉज राइट साइड 0 है तो आप इसका माइनस कॉमन लेके करेंगे तो भी वही आएगा, तो ये माइनस हटा भी सकते हैं हम ना, माइनस ऑफ समथिंग 0 मतलब दैट समथिंग 0।
ये आ गया, यहीं से आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a0, साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, किया हुआ है फैक्टराइजेशन से। इसका मतलब है दैट इज a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, इसके साथ कुछ और भी आएगा ना, ए बी सी आर रियल नंबर नॉट ऑल इक्वल, तो कम से कम 2 इक्वल होनी चाहिए, है ना, a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। ये आ गया कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दीज 3 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन तो तमाम है, बट फिर भी प्रैक्टिस जिनको करनी, जिनको लगता है कि नहीं अभी सॉल्व करने में थोड़ी ट्रबल है, वो क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। पूरा कहानी नहीं लिखने का है, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स मेथड, दोनों से करना है। तो पहला क्वेश्चन जल्दी नोट करेंगे, मैं तुरंत स्लाइड चेंज करूंगा। 3x minus y minus z equal to 14, x minus 2y minus z equal to 6, 5x minus 4y minus z equal to 30। आपको इसको क्रैमर्स रूल से और मैट्रिक्स मेथड दोनों से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, आंसर भी लिख लो, x 5 है, y minus 2 है, z 3 है, जस्ट फॉर काउंटर चेक। दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छा है, ये सभी लोग करेंगे, मतलब नोट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, मतलब यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है इसको, मैट्रिक्स मेथड से नहीं, यूजिंग क्रैमर रूल। x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड के है, ए स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र वाई प्लस सी स्क्र जेड के स्क्र है। अब देखो इसमें क्लियर है कि जो डेल्टा होगा वो तो आपको दिख रहा है ना, 1a स्क्र 1b बी स्क्र, अभी जो मैंने कैलकुलेट किया था दैट इज a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। और जो डेल्टा 1 होगा यहां पर 1k स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आएगा 1k स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। तो ये जहां a है वहां k आ जाएगा, k माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस के। डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, तो b के जगह इसमें k कर दो, a माइनस के माइनस सी सी माइनस ए। और डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, तो c की जगह k कर दो डेल्टा में, a माइनस बी बी माइनस के एंड k माइनस ए। अब कहानी खत्म हो गई, हो गया सॉल्व। तो इसको कंप्लीट कर लेना आप प्रॉपरली, ये भी नोट कर लो। इफ ABC are distinct real numbers and the system of equation given has a non-trivial solution, नोट मत करो, इसको करके बताओ फटाफट, अभी करके बताओ। तो होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? तो मैंने बताया था आपको कि होमोजीनियस इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब? इफ डेल्टा इज 0, डेल्टा नॉन जीरो पे यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। डेल्टा 0 करने पर क्या आएगा, तो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस 1 बी क्यूब प्लस 1 सी क्यूब प्लस 1 0।
यहां से दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, यहां पर दो दो एलिमेंट है, दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। पहला एक तो बनेगा ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1, और एक बनेगा ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। यहां से ए कॉमन ले लो, यहां से बी निकाल लो और यहां से सी फैक्टर निकाल लो, तो आएगा ए बी सी टाइम्स, बोलो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप इसको आप रोल कर दो, यहां ला दो, तो ये भी वही आएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इवन नंबर ऑफ रो पे रोलिंग किया, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर मैं डेल्टा बोलता हूं, इसको और इसको, तो एक्चुअली आ गया डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी प्लस 1 0। बट डेल्टा आया था तुम्हारा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी सी प्लस 1 0। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो ये तो ना तो ये जीरो है, ना तो ये जीरो है, ना तो ये जीरो है, तो क्या जीरो है? ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम्स जो है, काफी प्रॉब्लम आपने कर ली सॉल्विंग इक्वेशंस पर, कंसिस्टेंसी के क्राइटेरियन पर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों नोट कर लो और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब देखो, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारा कुछ कवर हो चुका है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से वो तो आपको कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा, तो वो चलो किसी अगली क्लास में जो है अलग से डिस्कस कर लेंगे, 15 मिनट और ले लेंगे, आधे घंटे ले लेंगे मान लो, है ना। इसके अलावा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज आप जानते रहो, हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा और बताऊंगा, कि जैसे ये एक छोटी सी बात है कि अगर मैं बोलता हूं इफ आई से दैट इफ अ मैट्रिक्स ए satisfies x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखो पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, वो स्केलर्स के लिए होते हैं, नंबर्स के लिए होते हैं। बट कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉलिनोमियल को नेम करूं मैं एफ एक्स, तो आप इसका मतलब है एफ ए इक्वल टू 0। एफ ए एक नल मैट्रिक्स है। अब एफ ए कैसे मिलेगा? टू फाइंड एफ ए लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में x की जगह a डाल रहे हैं, तो एफ ए एक्सप्रेशन क्या होता है? तो वो होगा, जहां जहां x है वहां a डाल दो, a क्यूब, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, x की जगह a डालो, रिप्लेस x बाय a, एंड कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 के जगह i, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा एफ ए इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, इफ एफ ए 0 है तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ एक्स। और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसको कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसका फायदा क्या है? अगर मुझे ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल गया, तो मैं यहां से अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो a इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 3a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इनवर्स इंटू ए प्लस i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल। तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a
प्लस 2i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका मिल जाएगा। तो ये मैंने बोला कि ए इनवर्स निकालने के जो मेथड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, डिटर्मिनेंट के और मैट्रिक्स के हेल्प से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हो गया। तो एक क्लास में और लूंगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन की क्लास मान लो आपकी वेंसडे से स्टार्ट होगा फंक्शन। तो वेंसडे के पहले जो लोग फंक्शन इसके पहले पहले क्लास जो फंक्शन की लगा चुके हैं उनको तो शुरू का 2 लेक्चर जो होगा वो लगाने का जरूरत नहीं है। जहां तक हमने डोमेन की बात करी थी तो कुछ एक बच्चे थे, आप में से 17-18 लोग थे जिन्होंने डोमेन तक क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप उतना उस पोर्शन को अभी नहीं करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी मैं प्लान करूंगा बाकी लोगों के लिए, सो दैट जो है पीछे का रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव रिलेशन कवर करना है तो मैं बता दूंगा। डोमेन की क्लास जिस दिन से क्लास आपको लगानी है वो मैं मेंशन कर दूंगा, बट आपकी मर्जी है, अगर आप दोबारा रिवाइज करके लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैट्रिक्स मेथड के इलस्ट्रेशन वाली स्लाइड को दिखाना है बेटा, देख लो। जस्ट होल्ड ऑन। ये था। हर्षवर्धन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़नी है बेटा, और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आई थिंक। तो उसकी क्लासेस मैं अनाउंस करूंगा, डोंट वरी। उसकी क्लासेस अनाउंस करूंगा, से अलग से क्लास लगेगी। जो आपका रूटीन में जो क्लास चल रही होगी ना, ये ऐसे ही चलती रहेगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की सेपरेट क्लास लगेगी, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, मेरे दिमाग में है। गरिमा यही था बेटा, क्या और कोई? कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट ले लेंगे बेटे। वैसे भी है ना, अभी आपका 11th का भी एक टेस्ट का प्लान कर रहे हैं, 11th के टेस्ट का एक शेड्यूल देंगे आपको, सो दैट +2 तो ठीक है चलता रहेगा, उसके टेस्ट होते रहेंगे, बट साथ के साथ में 11th के भी टेस्ट होने चाहिए, है ना। तो एक टेस्ट का शेड्यूल देंगे, जिस जिस शेड्यूल पे क्या होगा ना कि +2 का जितना पोर्शन कवर हुआ रहेगा उतना, और उसमें मैं 2-2 टॉपिक 11th के ऐड करूंगा। ठीक है, तो वो मैं बेसिकली फंक्शन करने के बाद स्टार्ट करता हूं। तो फंक्शन एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसको करने के बाद में 11th का एक रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें +2 का कॉन्टेम्परेरी उस पॉइंट तक जितना कवर हुआ रहेगा वो आएगा उस टेस्ट में, और वो रैंक नर्चर टेस्ट है, रैंक बूस्टर टेस्ट करके। और 11th का जितना 2-2 टॉपिक मैं बोलूंगा कि ये 2 या 3 टॉपिक 11th के आएंगे, फिर अगले में फिर 2-3 टॉपिक आएंगे, फिर 2-3 टॉपिक आएंगे, ऐसे एक एक टॉपिक ऐड होते रहेंगे, और बाकी जो टॉपिक है वो, हाँ वो भी देख लो, देख लो, देख लो उसको भी।
हाँ जी एडगर, गेम 9 का कौन सा डाउट है बोलो। आदित्य, गेम 9 डाउट बोलो कौन सा। पहले क्वेश्चन तो बोल दो। 19, एक सेकंड चेक करने दो। मैं नहीं बताऊंगा ये डाउट। यार 19 क्वेश्चन अभी तो डिस्कस हुआ यार, अभी देखो ना, इस तरह का क्वेश्चन तो हो गया। क्यों, जबरदस्ती है क्या। एक सेकेंड जी। हाँ एडगर बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बोलो। सर इन्होंने कहा है कि फाइंड बी ए एंड देन यूज दिस। अब जैसे 17th क्वेश्चन में था कि फाइंड ए इनवर्स एंड देन यूज दैट, तो ए इनवर्स तो वो इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड हो गया, बट फाइंड बी ए, वो बी ए क्या होगा सर, उसका क्या यूज होगा। जैसे बी ए आ रहा है मैट्रिक्स पहले बेटा 6। ऐसा, हाँ सुनो जी। सुनो सुनो सुनो, पहले ऐसा करो। पहले ये जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, हाँ जी। ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देख रहे हो इक्वेशन को। तुम पहले उसको बीए जो फाइंड करना ना उसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। ओके पहले सर। तुम इक्वेशन सॉल्व करो। ओके। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में आएगा। हाँ जी। ए एडजॉइंट निकालोगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि बी ए यू ए का क्या रोल है। ठीक है सर। समझ रहे हो ना। हाँ जी। तो बी ए का क्या रोल है वो तब पता चलेगा जब पहले इसका इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय देखो कि एडजॉइंट, बेसिकली प्रोडक्ट तो दो ही आता है ना, एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट आता है। हाँ जी। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा उसको पहले चेक तो करो। ठीक है सर। तो उसके बाद समझ में आएगा कि ए और बी का क्या रोल है। ओके सर। ठीक है, और कौन सा, और कोई था। नो सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वाला क्या नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। 15th क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ अभी, 16th और 15th। ओके 14th सर, तो 14th इनमें तो बस हर मैट्रिक्स में मैंने वो अप्लाई कर दिया था ऑपरेशन, वैसे नहीं होगा कौन सा। 15th में। हाँ बस कॉलम 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया, कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, तो सी ऑप्शन आ रहा था कि ऐसे नहीं करते। कैसे किया तुमने, मतलब दोनों में, लेफ्ट राइट दोनों में। हाँ जी। तो क्यों कर रहे हो वो जानना जरूरी ना, आंसर निकालने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट की बात है। ओके सर। तो मैं डिस्कस करूंगा उसमें, ठीक है। क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक सर। थैंक यू। है। हाँ, किसी को कुछ और पूछना है।